गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बात की थी 1726 के चार्टर जो कि 24 सितंबर 1726 में जॉर्ज फर्स्ट के द्वारा स्वीकृत किया गया था। उसमें हमने बातें की थी कि राजपत्र किन कारणों से दिया गया। पहला कारण कंपनी की तात्कालिक न्याय व्यवस्था से तथाकथित असंतोष और परिमार्जन की उत्कृष्ट इच्छा थी। तो जो भी असंतोष कंपनी के द्वारा बताया गया था प्रार्थना पत्र में कि नियमित, तर्कसंगत और शीघ्र निर्णय देने वाली न्याय व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए स्थापित की जानी चाहिए, क्योंकि जो न्याय व्यवस्था है इन स्थानों की वो लचर है। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर कंपनी के सुधार के प्रति जो उनकी रुचि थी वो स्पष्ट रूप से झलकती है। दूसरा जो कारण इन्होंने दिया था, कंपनी ने दिया था, वो कंपनी के द्वारा स्थापित जो कोर्ट्स थे उनको ब्रिटेन में मान्यता नहीं मिलती थी। तो कंपनी चाहती थी कि भारत में स्थापित कंपनी के कोर्ट्स भी ब्रिटेन के कोर्ट्स के बराबर मान्यता रखें, इनके निर्णयों को वह नज़ीर के रूप में देखा जाए और न्यायाधीशों को भी वो दर्जा मिले जो कि ब्रिटेन में किसी न्यायाधीश को प्राप्त है। तीसरा जो हमने कारण देखा था, प्रोबेट आदि मामलों से संबंधित प्रश्न, उसमें सीधी सी बात आई थी कि प्रोबेट एक ऐसा दस्तावेज है जो कि कोर्ट उस समय देता है जबकि कोई वसीयत करके व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति उसके घर वालों को सीधी नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में उसको अपने जो जिसने वसीयत की है उस व्यक्ति की, जिसका कि वो उत्तराधिकारी है, उसे सूचना देनी पड़ती थी कोर्ट में मृतक के बारे में। वहाँ उसकी पुष्टि करानी पड़ती थी और पुष्टि कराकर वहाँ उसका आदेश लेना पड़ता था, और जो आदेश होता था वो प्रोबेट कहलाता था। दूसरी स्थिति वो थी जबकि व्यक्ति बिना वसीयत करे मर गया हो। तो ऐसी स्थिति में जो भी संपत्ति पाने का जो हकदार था वो व्यक्ति मृत्यु की सूचना अदालत में देगा और अदालत उस मृतक की सारी संपत्ति को अपने अधिकार में लेकर उसको उत्तराधिकारियों में वितरण करेगी। तो ये जो व्यवस्था थी दूसरे वाली, बिना वसीयत वाली, वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानी गई थी। तो इस प्रकार से दोनों ही जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो प्रोबेट की हो चाहे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हो, कंपनी के कोर्ट्स को इस प्रकार के अधिकार नहीं मिले हुए थे और एक समस्या पैदा हो गई थी उलझन के मामले में। चौथा जो कारण बताया गया था वो कॉरपोरेशन की स्थापना का उद्देश्य था। और सीधी सी बात है कि मद्रास बस्ती में प्रशासन में जो ये व्यवस्था सक्षम साबित हुई थी, इसी व्यवस्था का प्रयोग वो अन्य प्रेसिडेंसी टाउन्स में भी करने की इच्छुक थे, जिससे कि वहाँ भी वही व्यवस्था लागू की जा सके। अब हम बात करते हैं कि 1726 ईस्वी के राजपत्र की क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा हम इसको विशेष रूप से देख सकते हैं कि न्याय व्यवस्था में समानता, यूनिफॉर्मिलिटी का प्रसार। तो पहली जो विशेषता है वो है न्याय व्यवस्था में समता। यूनिफॉर्मिलिटी, इसका प्रसार करना था। पहली विशेषता ये है कि प्रेसिडेंसी जो नगर थे, भारत में मेयर कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव अपने ढंग में एक प्रथम प्रस्ताव था।
1726 के राजपत्र में प्रत्येक प्रेसिडेंसी टाउन के लिए जो प्रस्तावित मेयर कोर्ट है उसकी संरचना, न्याय प्रणाली और लागू होने वाली व्यवस्था का पूर्ण जो विवरण है वो पूर्ण विवरण इस चार्टर में किया गया था, जो सभी स्थानों पर समान थी, एक समान थी। सबसे पहले जो इस सिस्टम से 1726 के राजपत्र के अनुसार जो मेयर कोर्ट की स्थापना हुई वो सबसे पहले कलकत्ता में हुई। प्रथम मेयर कोर्ट की स्थापना ये कलकत्ता में। आपको ये पता होगा कि जहाँ पर प्रेसिडेंसी टाउन थे, विशेषकर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, उन तीनों ही प्रेसिडेंसी टाउन्स के नाम आजकल बदल दिए गए हैं। आपने देखा मद्रास को चेन्नई नाम से जानते हैं, बम्बई को मुंबई कर दिया गया है, कलकत्ता को कोलकाता कर दिया गया है। ये तीन जो नाम बदले हैं ये वो थे जहाँ पर कि प्रेसिडेंसी टाउन्स थे अंग्रेज़ों के। तो सबसे पहले कलकत्ता में मेयर कोर्ट की स्थापना हुई और फिर अगर क्रम लें तो उसके बाद बम्बई और सबके लास्ट में मद्रास में। अब आप ध्यान दें इसमें कि 1687 के चार्टर के द्वारा सबसे पहले मद्रास नगर में ही मेयर कोर्ट की स्थापना हुई थी, लेकिन इस 1726 के चार्टर के माध्यम से सबसे पहले कलकत्ता में हुई, उसके बाद बम्बई में, फिर उसके बाद मद्रास में। ये तीनों ही जो मेयर कोर्ट थे सम और समान थे, इनमें कोई अधिकार क्षेत्र में या और किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं थी, तीनों एक समान सब चीज़ रखने वाले थे। दूसरी जो विशेषता है इसकी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राउन कोर्ट्स, अधिराठी न्यायालयों की स्थापना। अधिराठी न्यायालयों की स्थापना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राउन कोर्ट्स, ये क्राउन कोर्ट्स है। मेयर कोर्ट का जो स्तर है इंग्लैंड के अधिराठी न्यायालयों के समकक्ष रखा गया। तो इंग्लैंड में जो क्राउन कोर्ट स्थापित हैं उनके बराबर मेयर कोर्ट को रखा गया। ये दोनों बराबर रखे गए। क्राउन कोर्ट का दर्जा, मेयर कोर्ट का दर्जा ब्रिटेन में स्थापित क्राउन कोर्ट के बराबर रखा गया और उनके अधिकार व प्रणाली आदि का निर्धारण अंग्रेजी अदालतों के आधार पर किया गया। जो अंग्रेजी कोर्ट थे उन कोर्ट्स के जो अधिकार और जो प्रोसीजर हैं, अधिकार जिसको कह सकते हो आप जुरिडिक्शन कह सकते हो आप, जुरिस्डिक्शन, और दूसरा प्रोसीजर्स, जो कार्य प्रणाली है उसकी हम बात करें। जुरिडिक्शन और कार्य प्रणाली ये उनके बराबर रखे गए अंग्रेजी अदालतों के आधार पर, इंग्लिश कोर्ट्स के समान इनके बराबर का इनको दर्जा रखा गया। और 1726 ईस्वी से पूर्व व्यवस्था की जो संदेहमय प्रणाली और अधिकार को सुस्पष्ट किया गया। तो इस प्रकार का जो सिस्टम कर दिया, जो क्राउन कोर्ट्स
के बराबर का दर्जा मेयर कोर्ट को मिल गया। एज ए क्राउन कोर्ट मेयर कोर्ट भारत में स्थापित हो गए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में। और उन क्राउन कोर्ट्स जो मेयर कोर्ट्स हैं, उन मेयर कोर्ट्स की स्थापना से पहले 1726 ईस्वी से पहले जो व्यवस्था थी, जो न्याय व्यवस्था थी, उसके संदेहमय प्रणाली और अधिकार को सुस्पष्ट भी किया गया है। यहाँ पे भारत में मेयर कोर्ट की अंग्रेजी न्यायालयों में भी मान्यता प्राप्त हुई और इनके फैसलों को स्वीकार किया गया। यहाँ पे जो इंडियन कोर्ट्स थे, भारतीय न्यायालय थे, जो भारतीय न्यायालय, जिसमें विशेषकर इस मेयर कोर्ट की हम बात करते हैं, तो मेयर कोर्ट के जो फैसले थे, उन फैसलों को अंग्रेज़ों में भी अंग्रेजी कोर्ट्स में भी मान्यता प्राप्त हुई। इनके फैसलों को इंग्लैंड में कोर्ट्स में स्थापित स्वीकार किया गया। इंग्लैंड में भी स्वीकार किया गया ये जो फैसले थे इनके, उनको इंग्लैंड में भी स्वीकार किया गया। अब तीसरी जो बात आती है, प्रिवी काउंसिल को भारत से अपील की सर्वप्रथम व्यवस्था, उसकी हम बात करते हैं। तो प्रिवी काउंसिल क्या है? आपने कभी पढ़ा हो प्रिवी काउंसिल या किंग इन काउंसिल, इसको आप किंग इन काउंसिल भी कह सकते हो। तो प्रिवी काउंसिल जैसे भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक वैसे ही उस समय में प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में सर्वोच्च न्यायालय हुआ करती थी और उसमें लास्ट अपील जाती थी। तो इसी तरह से हम ये देखें कि यहाँ पर प्रिवी काउंसिल को भारत से जाने वाली, भारत से भी अपील जाने की व्यवस्था की गई। ये तीसरी विशेषता है प्रिवी काउंसिल को भारत से अपील की सर्वप्रथम व्यवस्था। तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको हम ये कह सकते हैं कि 1726 में जो प्रस्तावित मेयर कोर्ट से अपील की व्यवस्था प्रिवी काउंसिल के लिए भी प्रस्तावित की गई थी। इसमें विशेषता में दे रखा है कि ये प्रस्तावित थी, इस व्यवस्था से भारतीय विधि शास्त्र व वैयक्तिक विधियों के सिद्धांत आदि पर अमिट प्रभाव पड़ा है। 1726 ईस्वी के चार्टर द्वारा स्थापित यह संपर्क 1949 ईस्वी तक स्थायी रहा। और 1726 से पहले भारत से प्रिवी काउंसिल को किसी भी कोर्ट से कोई अपील नहीं जाती थी। यानी ये व्यवस्था रही 1726 से लेकर 1949 तक। अब आप विचार करें कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया और आज़ादी के 2 साल बाद तक भी भारतीय कोर्ट से जो अपीलें हैं वो प्रिवी काउंसिल को जाती रही हैं 2 साल बाद भी। तो प्रिवी काउंसिल को अपील जाने की जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत 1726 से ही की गई थी। अब बात आती है गवर्नर काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार। गवर्नर इन काउंसिल
को कानून बनाने का अधिकार। गवर्नर इन काउंसिल, जो गवर्नर इन काउंसिल है इसको आप गवर्नर एंड काउंसिल भी कह सकते हैं। तो गवर्नर एंड काउंसिल प्रशासन की मुख्य इकाई हुआ करती थी प्रेसिडेंसी टाउन्स में, चाहे बम्बई हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो। वहाँ पे कंपनी की जो प्रशासन व्यवस्था देखने का काम वो गवर्नर इन काउंसिल के द्वारा ही किया जाता था। और इस गवर्नर इन काउंसिल जो कि प्रशासनिक इकाई थी, यहाँ पे ध्यान ये देने की चीज़ है कि जो गवर्नर इन काउंसिल प्रशासन की मुख्य इकाई उस प्रेसिडेंसी टाउन के लिए थी, उसी को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। उसी को एक मुख्य या आप कह सकते हो जो प्रशासन की जो इकाई है, इसके साथ साथ उसको लेजिस्लेचर भी बना दिया गया, विधायिका भी उसी को बना दिया गया। वो कानून बनाने का अधिकार भी वो ही रख रही है। तो इसके अंतर्गत हम बात करें कि 1726 के राजपत्र द्वारा स्थानीय विधान परिषदों को भी जन्म दिया गया और गवर्नर काउंसिल को अधिकार दिया कि स्थानीय समस्याओं के लिए आवश्यक आदेश, जो भी स्थानीय समस्या थी उनके लिए आदेश, निर्देश, नियम, उपनियम और परिनियम, ये सब निर्मित किए जा सके, सब बनाने का अधिकार दे दिया गया गवर्नर इन काउंसिल को कि आप आदेश भी बना सकते हो, आदेश दे सकते हो, निर्देश दे सकते हो, नियम बना सकते हो, उपनियम बना सकते हो, परिनियम बना सकते हो, सब चीज़ें आप बना सकते हो। 1726 ईस्वी के पहले ऐसे कानून बनाने का अधिकार ब्रिटेन में स्थित जो संचालन समिति थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो जनरल कोर्ट थी, उसी को दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ कमेटी, इसको जनरल कोर्ट भी कह सकते हो, कोर्ट ऑफ कमेटी कह दो, जनरल कोर्ट, जनरल कोर्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल कोर्ट। ये आम सभा, जिसको आम सभा कह सकते हैं, जनरल कोर्ट को आम सभा, और ये संचालन समिति, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संचालन समिति है और आम सभा जनरल कोर्ट के नाम से देखी जाती थी। और 1726 से पूर्व इसी को कानून बनाने का अधिकार था। ये ब्रिटेन में थी। आपको ध्यान हो कि जनरल कोर्ट उन शेयर होल्डर्स की एक समिति हुआ करती थी जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए, शेयर लगा रखे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनमें से जो चुने हुए जो व्यक्ति थे जो कि संचालन समिति का निर्माण करते थे, वो डायरेक्टर चुने जाते थे उन्हीं जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें से ही, तो वो ही सारा संचालन संभालते थे। अब बात आती है यहाँ पर विशेषताओं की दृष्टि से कि अंग्रेजी विधि का भारत में प्रयोग कब से हुआ, उसकी हम बात करें तो अगर देखा जाए तो अंग्रेजी विधि का भारत में प्रयोग की कोई निश्चित तिथि तो है नहीं, फिर भी इसको एक बेस माना जाता है 1726 के चार्टर को, कि 1726 के चार्टर के माध्यम से ही भारत में अंग्रेजी विधि का प्रसार हुआ। तो ये
अंग्रेजी विधि का प्रसार। अगर हम बात करें 1726 के चार्टर के महत्व की बात करें तो महत्व इसलिए अधिक है कि अंग्रेजी विधि का सामान्य विधि व्यवस्था के रूप में विस्तार कब हुआ। ये मेन इसका इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी विधि का सामान्य विधि व्यवस्था के रूप में विस्तार कब हुआ। इस प्रश्न का उत्तर भी इसी राजपत्र में जुड़ा हुआ है। 1726 ईस्वी के पूर्व अंग्रेजी व्यवस्था का प्रयोग अनेक प्रेसिडेंसी टाउन्स में अलग अलग तिथियों में किया गया था। बम्बई में कब किया गया, मद्रास में कब किया गया, कलकत्ता में कब किया गया, ये अलग अलग तिथियां हैं। परंतु एक सामान्य व्यवस्था के रूप में अंग्रेजी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1726 के राजपत्र द्वारा। सबसे पहले 1726 के राजपत्र द्वारा अंग्रेजी विधि का प्रयोग, ये एक कन्फर्म चीज है। यानी यहाँ पर 1726 के राजपत्र द्वारा क्या किया गया, इस समय तक की वर्तमान ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थाएं, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थाएं न्याय और साम्य के सिद्धांत, और न्यायालयों के निर्णय, नजीर जिसको कह सकते हैं, निर्णय, इसको नजीर, रेफरेंस, नजीरें, ठीक है। तो ये जो भी थे, ये सारे के सारे इस समय भारत में लागू कर दिए गए। सत्रह सौ छब्बीस के चार्टर के द्वारा। तो ये समझने की बात है कि अंग्रेजी विधि का प्रसार भारत में कब हुआ। वैसे तो इसकी कोई निश्चित तिथि तो है नहीं, अलग अलग तिथियों को अलग अलग प्रेसिडेंसी टाउन्स में इसका प्रसार हुआ है, परंतु एक सामान्य व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो 1726 के चार्टर के माध्यम से ही सारी उस समय तक की जो वर्तमान ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थाएं थी, न्याय व साम्य के सिद्धांत थे, न्यायालयों को निर्णय नजरें थी, वो सारे भारत में लागू कर दिए थे। वर्तमान, ये वर्तमान शब्द यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो हमने बातें की है, 5 चीज़ें हमने की हैं कि विशेषता क्या है। एक अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1726 के राजपत्र की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि न्याय व्यवस्था में समता का प्रसार की बात की थी। तो एक समान न्याय व्यवस्था वाली ऐसी मेयर कोर्ट की स्थापना, जो कि सभी जो कोर्ट्स हैं उनका जो जुरिडिक्शन है और प्रोसीजर है ये दो सेम हो, तो ऐसी कोर्ट्स स्थापित की गई इसमें। और सबसे पहले जो कोर्ट्स स्थापित की गई वो कलकत्ता में स्थापित की, उसके बाद मुंबई में, और फिर उसके तदनुसार मद्रास में स्थापित की गई। दूसरा जो विशेषता के रूप में हमने देखा था वो थी अधिराज्य न्यायालयों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राउन कोर्ट्स। तो भारत के अंदर जो मेयर कोर्ट है, मेयर कोर्ट को इंग्लैंड में स्थापित क्राउन कोर्ट के बराबर का दर्जा दिया गया। तो जहाँ ऐसा दर्जा देने से भारतीय जो मेयर कोर्ट थे
उन मेयर कोर्ट की अंग्रेजी अदालतों में भी मान्यता प्राप्त हुई और उनके फैसलों को भी स्वीकार किया गया। तीसरी जो विशेषता हमने बड़ी विशेषता देखी थी वह प्रिवी काउंसिल को भारत से अपील जाने की व्यवस्था के बारे में। तो ये जो व्यवस्था थी ये 1726 की चार्टर के माध्यम से ही किया गया और ये 1726 से लेकर 1949 तक, जब हमारा देश आज़ाद 1947 में हो गया था, उसके 2 साल बाद तक भी भारत से प्रिवी काउंसिल को अपीलें जाती रही। और उसके बाद हमने बात की थी विशेषताओं में गवर्नर एंड काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार। तो जो स्थानीय विधान परिषद है वहाँ उसका जन्म हुआ और इनको अधिकार दिया गया कि जो भी स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए आवश्यक आदेश, निर्देश, नियम, उपनियम, परिनियम आदि सब निर्मित कर सके। और ऐसे जो कानून थे 1726 से पहले ब्रिटेन में कंपनी की जो संचालन समिति थी और जो आम समिति थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल कोर्ट, ये ही कानून बनाने का काम करती थी। और अंतिम बात जो फिफ्थ है, अंग्रेजी विधि के प्रसार की तिथि से संबंधित प्रश्न की बात है। तो इसके लिए हम विशेष रूप से कह सकते हैं कि अलग अलग तिथियों में अलग अलग प्रेसिडेंसी टाउन में अंग्रेजी विधि का प्रसार हुआ, लेकिन एक सामान्य व्यवस्था के रूप में हम बात करते हैं तो सामान्य व्यवस्था के रूप में केवल 1726 का चार्टर का ही नाम आता है, जिसके माध्यम से अंग्रेजी विधि का प्रसार भारत में हुआ। हम प्रसार की बात कर रहे हैं तो प्रसार के लिए 1726 तक के जो भी वर्तमान ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थाएं थी, न्याय और श्यामा के सिद्धांत थे और न्यायालय के जो निर्णय थे जिनको कि नज़ीरें कहा जाता है, भारत में भी लागू कर दिए गए। तो इस तरह से ये जो विशेषताएं उनकी हमने बात कर ली। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।